हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके प्रश्नावली जो 4.2 थी उसके 4 एग्जाम्पल्स हमने खत्म किए थे। एग्जाम्पल नंबर 6 तक, 3 से लेकर 6 तक, और उम्मीद है आपने उसका रिवीजन वगैरह, कंसेप्ट वगैरह करके उनको रिवीजन वगैरह कर लिया होगा। ठीक है, आज की क्लास में हम 4.3 के पूरे एग्जाम्पल हो जाएंगे और इन एग्जाम्पल के साथ में जो आपका चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, कोई भी चीज हमने छोड़ी नहीं। आज अगर आपका एग्जाम्पल का आज वीडियो हो जाता है, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9, 3 एग्जाम्पल है, तीनों के तीनों एग्जाम्पल इस क्लास में करेंगे। ये एग्जाम्पल होने के बाद हमने चौथे चैप्टर के अंदर उसके कंसेप्ट सीख लिए, उसके नोट्स मैंने आपको प्रॉपर बढ़िया तरीके से लिखवाए। 4.1 का एक क्वेश्चन करवाया, 4.2 का एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे करवाया, 4.3 का एक क्वेश्चन करवाए, 4.1 के दोनों एग्जाम्पल आपको करवाए, 4.2 के चारों एग्जाम्पल आपको करवाए, और ये हो रहे हैं 4.3 के आज एग्जाम्पल। तो इससे बेहतर आपके कोई चीजें नहीं हो सकती। एक एक कंसेप्ट मैंने आपके लिए क्लियर किया। सवाल आपको क्या कह रहा है, एग्जाम एक द्विघात समीकरण दे रखी है 2x² - 4x + 3 = 0। पहले दो द्विघात समीकरण लिखे जो आपको दे रखी है। द्विघात समीकरण है आपके पास 2x² - 4x + 3 = 0। जब जब ये द्विघात समीकरण आती है तो आपको तीन चीजें मिलती है। यहां से आप लिखेंगे, यहां एक तो a मिलता है। क्या होता है a होता है x² का गुणांक। तो x² के गुणांक इस बार कितना लिखा है, 2 लोसा, कोमा। b मिलता है एक, तो b क्या होता है, x का गुणांक। x के गुणांक में ज्यादातर बच्चों को 4 नजर आता है, लेकिन आपको यहाँ -4 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस का 4 है, ध्यान दो। और c होता है जो अचर है, जो स्वतंत्र चल रहा है, ये लो सा +3। उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे क्या बोला, का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए, लो सा, और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति जरूरत कहां पड़ेगी, 3 प्रकार के मूल होते हैं। हम विविक्तिकर d = b² - 4ac को कहते हैं। आपको पता है विविक्तिकर, मैंने आपको बेसिक में कर डाला का एक सवाल करवाया था उसका। विविक्तिकर का मतलब होता है b² - 4ac, और b² - 4ac का मान जब हम निकालते हैं तो हमें 4.3 को देखते हुए 3 मानों के बारे में पता लगा कि एक तो वो 0 से बड़ा आ सकता है, इसका मतलब धनात्मक आता है। तो फिर हम कहते हैं कि मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है, वो मूलों की प्रकृति होगी। अगर 0 आता है b² - 4ac का मान, तो हम ये कहते हैं कि मूल वास्तविक और क्या है, बराबर है, वो भी एक मूलों की प्रकृति है। लेकिन अगर b² - 4ac का मान 0 से छोटा आता है, 0 से छोटे का मतलब माइनस वाला मान, तो अगर b² - 4ac का मान माइनस में आता है तो फिर मूल वास्तविक नहीं होते हैं, अर्थात मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं, और मूलों का अस्तित्व भी नहीं होता। अगर मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा तो फिर श्रीधराचार्य सूत्र काम ही नहीं करेगा, क्योंकि b² - 4ac श्रीधराचार्य में रूट में आता है, तो रूट में माइनस आ गया तो वो मूल काल्पनिक हो जाएंगे, आपको आगे सॉल्यूशन नहीं करना। तो हम जब श्रीधराचार्य सूत्र को सॉल्यूशन करते हैं तो 2 बातों पर करते हैं, एक धनात्मक मान के लिए, एक 0 मान के लिए। b² - 4ac का मान 0 से बड़ा यानी धनात्मक होना चाहिए, और b² - 4ac का मान 0 भी होना चाहिए। अगर ऐसी कैटेगरी बन रही है, इसका मतलब हम सॉल्यूशंस कर सकते हैं, वरना सॉल्यूशंस नहीं कर सकते। तो अब आपको विविक्तिकर ज्ञात करना, तो आप लिखेंगे चूंकि द्विघात समीकरण का विविक्तिकर, द्विघात समीकरण का विविक्तिकर, और सबको पता है विविक्तिकर का सूत्र होता है d = b² - 4ac। क्या ख्याल है आप लोगों का, यही बताया क्या मैंने बेसिक में आपको? बिल्कुल। अब मान रखें, आपको उत्तर मिल जाएगा। ध्यान दें, क्या मान मिलेगा आपको, d बराबर, b का मान कितना है, आप लिखेंगे सर -4 है, तो -4 का मुझे वर्ग करना चाहिए, बिल्कुल। फिर -4 गुणा a कितना है, 2, और c कितना है, 3। तो d बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 4 का वर्ग होता है 16, -4 को 2 से गुणा करो 8, 8 को जब आप 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 24। अब जब 24 में से 16 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है। तो -24 में से 16 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, 8 बचेगा। क्या इसमें मूलों की प्रकृति काल्पनिक है क्या? अरे बोलो। आप लिखेंगे अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे, अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात मूल काल्पनिक होंगे। ये लो सा मूलों की प्रकृति, आगे खत्म है प्रश्न। क्या लगा आपको, कोई और है ज्यादा? कुछ भी नहीं है भाई, इतना ही। आपको याद है 4.3 का पहला सवाल यही था।
विविक्ति करनी, मूलों की प्रकृति पूछे, यदि अस्तित्व था तो उनको क्या था, अस्तित्व ही नहीं है, काल काल वास्तविक नहीं है, इसका मतलब अस्तित्व नहीं है, ध्यान रखना। तो आपने एक द्विघात समीकरण लिखा, वहां से 3 मान पहचाने ए बी सी। द्विघात समीकरण का विविक्ति कर सब बच्चों को पता होना चाहिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। कैलकुलेशन की 16 में से -24 जा रहा है तो -24 बढ़ा है तो माइनस का 8 आया, माइनस का 8 बी स्क्वायर माइनस 4ac से क्या है, छोटा है ना, 0 से छोटा है, तो अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात मूल काल्पनिक होंगे। रीजन और लिख देता हूं आपके लिए, आप थोड़े दिनों बाद में देखोगे तो आपको याद रहेगा। आप लिखेंगे क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किससे छोटा आ गया साहब, 0 से छोटा आ गया, और जब 0 से छोटा आता है तो उसको ऋणात्मक बोलते हैं। ऋणात्मक का मतलब मूल वास्तविक नहीं है, अगर मूल वास्तविक नहीं है तो मूल काल्पनिक है। मूल अगर काल्पनिक है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि श्रीधराचार्य सूत्र काल्पनिक के लिए उत्तर नहीं देता है, इस बात को ध्यान रखना। 11वीं में देता है, आयोटा के तौर पर देता है, बट 10th क्लास में आपको 2 बातें बोली भी, आप तो धनात्मक मान के लिए श्रीधराचार्य लगाएंगे और 0 मान के लिए श्रीधराचार्य लगाएंगे, बाकी ऋणात्मक मान के लिए आप उस पर्सन को वहीं छोड़ देंगे और एक लाइन आप स्पष्ट लिख देंगे, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व ही नहीं है तो x के मान नहीं आएंगे, x के मान नहीं आएंगे, श्रीधराचार्य सूत्र नहीं लगेगा, बात यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 7 में किसी भी बच्चे को, कोई विद्यार्थी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा बेसिक सा सवाल है। अगली स्लाइड में करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 8। वो थोड़ा सा आपको ऐसे भाषा के तौर पर दे रखा है, ज़्यादातर बच्चों की समस्याएं होती है कि सर समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। एक बार आप इसको देख लें, अगली स्लाइड में करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 को जब बच्चे देखते हैं तो थोड़ा सा हार्ड लगता है, हाँ इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी है, बाकी अभी ये वीडियो देखने के बाद आपको 10 मिनट के बाद ये क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा, पक्की गारंटी। पहले एग्जाम्पल को एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं, 2 बार पढ़ लेते हैं, 3 बार पढ़ लेते हैं, पूरी भाषा को समझ लेते हैं, एक्चुअली बंदा कहना क्या चाह रहा है समझे। 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पार्क की परिसीमा, परिसीमा का मतलब होता है व्यास का अंतिम बिंदु, यहां और यहां, परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंबा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंबे की दूरियों का जो अंतर है वो 7 मीटर हो। ठीक है, आप समझे करना क्या। पहले तो इसने शायद एक वर्ताकार चीज बोली है, तो मैं एक वर्ताकार पार्क बनाने की कोशिश करता हूं आपके सामने, कोशिश तो करता हूं कि चीज गोल ही बने। ठीक है सर, बढ़िया सी गोल बनी, और आप सबको बताएं कि ये इसका क्या होता है, व्यास होता है। सही बात है, पक्की बात है ना, कंफर्म, फाइनल, ठीक है। और कोई चीज अगर यहां से गुजर रही है, इस बिंदु से होकर गुजर रही है, तो इसको बोला जाता है व्यास। तो इस व्यास को नाम दे दूं, ये ए है और ये क्या है, बी है, और व्यास आपको दे रखा कितना, 13 मीटर। ये जो यहां से लेकर यहां तक है ना, ये कितने मीटर है आपके, 13 मीटर है। अब बंदा क्या कर रहा है कि यहां कोई परिसीमा में इसके सीध में कोई खंबा गाड़ना चाह रहा है, यहां पर कोई खंबा लगाना चाह रहा है, और जो खंबा लगाना चाह रहा है उसको नाम क्या दे दूं, सी दे दूं, किताब वाले ने पी दिया, कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसको इससे मिला दो। ठीक है, थोड़ा सा सीध में नहीं मिला, थोड़ा सा ढंग का बनाता हूं आपके लिए ताकि चित्र में आनंद आए आपको कि हाँ बना तो ढंग का ही। ये आपके सामने है और ये 90 डिग्री है। ओहो साहब, जब जब 90 डिग्री का कोण बना इसका मतलब समकोण त्रिभुज बना, और जब जब समकोण त्रिभुज बना तो लंब आएगा, आधार आएगा, कर्ण आएगा। जब जब समकोण त्रिभुज बना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय में लंब होता है, कर्ण होता है, आधार होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लगेगा, जो हमने 4.2 में सीखा है। आपको पता है ना वो सवाल, तो बिल्कुल ये हो गया। अब होगा क्या कि अगर आप इस चीज और इस चीज में से किसी को x मान लो, क्योंकि मानना पड़ेगा, आपको बोला है खंबे की दूरियों का अंतर है, मतलब a से c की दूरी और b से c की दूरी का अगर अंतर करोगे वो कितना आना चाहिए, 7 मीटर आना चाहिए। तो ये तो आपको मानना पड़ेगा। आप लिखेंगे माना, मैं लिख रहा हूं, ये बात समझ में आ गई ना आपको। ये कह रहा है कि अब आपको ना अंतर निकालना कि ये खंबा इससे कितनी दूरी पर है, ये खंबा इससे, ये खंबा है कोई, आप समझ आना। ठीक है, और 2 गेट है, फाटक का मतलब ये होता है, देखो यहाँ गेट बने हुए, ये गेट बना दी इसने। ठीक है, मैंने गोल बनाया, आप कैसे भी बना लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लिखेंगे माना, माना बिंदु B की C से दूरी कितनी मान लेता हूं, x मीटर मान लेता हूं सर, कितनी मान लेता हूं, x मीटर। अब आपको बोला है कि बने फाटकों A और B से खंबे की दूरियों का अंतर कितना है, मतलब B से C की दूरी और A से C की दूरी का जो अंतर है वो कितना है, 7 है। क्या ख्याल है आप लोगों का,
मैं एकदम बात सही कह रहा हूं, बिल्कुल पक्की बात। देख लेना एक बार, क्या बी पहले आएगा या कोई दूसरा पहले आएगा? दूसरा पहले आएगा भाई, ऐसे क्या कर रहे हो? प्रश्न अनुसार ऐसे थोड़ी बोला है। दोनों का अंतर आपको दे रखा है, दोनों का अंतर मतलब पहले ए और बी से, तो ए से खंबे यानी आप चलो इसको एक काम करो, पी नाम दो, आपके कंफ्यूज नहीं होगा, ये पी दे दो, तो बी से पी की दूरी x हो जाएगी। तो देखो ए से पी, और आपको पता है ये जो आपने x मीटर बोला है, b से p की दूरी का मतलब आपने bp बोला है इसको, bp बराबर है x मीटर। कितना है? x मीटर। और AP माइनस BP करोगे तो वो कितना आना चाहिए? 7 मीटर आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 7 मीटर। तो क्या मैं कह सकता हूं AP माइनस BP मैंने x मान लिया बराबर 7, तो AP बराबर ये माइनस का x उधर जाएगा प्लस का, तो x प्लस 7 मीटर, x प्लस 7 मीटर। मुझे नहीं लगता यहां तक आपको कोई समस्या है। मेन खेल यही है, आपको ये समझना है। कोई एक वर्ताकार पार्क है, वर्ताकार पार्क में अंदर घुसने के 2 मार्ग हैं, एक मार्ग ए है, एक मार्ग बी है, एक मार्ग ए और एक मार्ग बी है, और कहीं ना कहीं एक खंबा ऐसे गड़ा हुआ है सामने इस पार्क में ऐसे। अब ये बिंदु भी देखो इसके सामने ही है, इसके सामने ये ए बिंदु है। वो ये कह रहा है कि ए और पी, ए से लेकर पी की दूरी और बी से लेकर पी की दूरी अंतर करोगे, बने दोनों फाटकों ए और बी से खंबे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। कितना हो? 7 मीटर। इसका मतलब ये और ये निकालना, क्योंकि ये तो दे रखा है। थोड़ा आप ध्यान देंगे तो उत्तर तो आपके सामने आ जाना चाहिए। जब 13 आता है तो 5 और 12 आता है, तो आपने क्या कर लिया, किसी एक चीज को x मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये बोल दो कि बिंदु ए की पी से दूरी x मान लो, तो ये x प्लस 7 आ जाए, क्या फर्क पड़ेगा? कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। तो ये आपने क्या माना? x मीटर, ये x माना, और ये आया आपके पास x प्लस 7। क्या यहां तक कोई दिक्कत है क्या? मैं बताता हूं। आपने इस चीज को x माना, ठीक है, x मीटर हो गया, मतलब इसको x माना, इसका मतलब BP को तो आपने x माना, ठीक है। अब आपको AP चाहिए, लेकिन AP के लिए सीधी कोई कंडीशन है नहीं। बोला क्या है कि A और B, A से P की दूरी, B से P की दूरी का जो अंतर है वो 7 है। ये आपको प्रश्न में दे रखा है, ठीक है, मैं लिख देता हूं, ये आपको दिया हुआ है, प्रश्न अनुसार बात बोली हुई है। आप लिखेंगे प्रश्न अनुसार। उम्मीद है ये बात सब बच्चा समझ रहा होगा कि A और B से खंबे की दूरियों का अंतर, A से इस खंबे की दूरी और B से इस खंबे की दूरी का अंतर कितना है? 7 का अंतर, अंतर मतलब माइनस, तो AP की जगह AP, माइनस की जगह माइनस। ये जो आपको BP दिखाई दे रहा है उसको मैंने क्या मान लिया? x, तो x रख दिया बराबर 7। क्या ये माइनस का x उधर जाएगा, प्लस का x होगा, तो प्लस का 7 है, तो x प्लस 7 मीटर। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या होनी चाहिए। अब आप लिखेंगे अतः, अतः समकोण त्रिभुज, अतः जब जब ये तीनों चीजें आ जाएगी, एक्चुअल में ये देखो लंब है, ये क्या है आपका? ये हो गया आपका लंब, और ये एक्चुअल में इसको क्या बोलेंगे आप? आधार बोलेंगे। थोड़ी चीजें समझ आए, मैं आपको बेसिक से पूरा बता रहा हूं आधार। अतः समकोण त्रिभुज APB, APB हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री और बीच में आना चाहिए। समकोण त्रिभुज APB में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सा प्रमेय आप लगाना पसंद करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। और जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय आपका कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर, क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपको सूत्र मैंने वहां बता रखा है 4.2 में, और अभी याद कर लें, बाकी हम 8वां चैप्टर पढ़ेंगे उस दिन शानदार तरीके से हो जाएगा। और आपको पता है जो ये समकोण इसके जस्ट सामने वाली भुजा, ये वाली, इसको तो दुनिया ने क्या नाम दिया? कर्ण नाम दिया। इसका मतलब कर्ण की वैल्यू कितनी होगी? 13 मीटर, ठीक है सर। कर्ण हो गया आपके पास 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? x, x का स्क्वायर प्लस आधार है x प्लस 7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 बराबर x स्क्वायर। आपको बताइए देखो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 169 बराबर में ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर प्लस में कितना? 14x प्लस में कितना बन गया? गुण 50। ये 14x है, इस 169 को इधर ले आओ, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ ये तो बन गया देखो 2x स्क्वायर, x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में 14x प्लस का गुण 50 माइनस का 169 बराबर 0। ये प्लस का गुण 100 इधर आया, माइनस का 169, तो साहब ये बना है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 120 बराबर 0। सेम ही सवाल बन गया, आपको याद हो तो एज इट इज
100 गुण 70 में से गुण 50 जाएगा, माइनस का 120, 2 कॉमन आ रहा है तो छोटी संख्या बनाओ, 2 कॉमन लोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, 14 का आधा हो जाएगा 7x, 120 का आधा हो जाएगा 60, बराबर हो गया 0। तो समीकरण बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में 7x माइनस का 60 बराबर 0/2। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 60 बराबर 0/2 का मतलब क्या होता है, 0 होता है। होल्ड करना आराम से, मैं अब तो काम क्योंकि श्रीधराचार्य का रह गया, बाकी ज़्यादा काम होगा नहीं, समझे। रामगानी चली क्या, बंदे ने बोला एक वर्ताकार पार्क बना हुआ है जिसका व्यास, व्यास का मतलब जो होता है जो केंद्र से होकर गुजरे, व्यास 13 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब 2 बिंदु जो इसके अंत बिंदु है ना, इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर, अंत मतलब जहां व्यास खत्म हो रहा है, व्यास यहां खत्म हो रहा है, एक व्यास यहां खत्म हो रहा है। अब इस लाइन को देखें, ये यहां खत्म हो रहा है, इसका मतलब यहां 2 फाटक बने, फाटक का मतलब अंदर घुसने का रास्ता, अंदर घुसने का रास्ता, अंदर घुसने का एक रास्ता है ए, एक अंदर घुसने का रास्ता है बी, ठीक है सर। इस फाटक से यहाँ कोई खंबा रोपा, अब है ना, खंबा समझ रहे, कोई खंबा छोटा सा, ऐसा खंबा बड़ा मत समझ लेना, है ना, एक खंबा, उस खंबे को हमने नाम दे दिया पी। एक्चुअल में मैं नाम लिख देता हूं, ये जो पी है ना, ये एक्चुअल में आपका खंबा है, ध्यान रखना, क्या है, खंबा है। तो हमने क्या कर लिया, ऐसा बोल दिया। अब मुझे इस B से P की दूरी पता नहीं, A से P की दूरी पता नहीं, मैंने बोल दिया B से P की, आप चाहो तो A से P की दूरी x बोल देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर में रत्ती भर का फर्क नहीं आएगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। तो करेंगे क्या, इस B से माना बिंदु P की P से दूरी, बिंदु P की B की P से दूरी यानी BP, B से लेकर P तक BP x मीटर मान ली। अब एक प्रश्न अनुसार बात बोली है कि A से खंबे P की दूरी, तो A से खंबे P की दूरी AP, और B से खंबे B की दूरी, तो B की P से दूरी, तो AP और BP, और दोनों का क्या दे रखा, अंतर कितना दे रखा, 7, अंतर का मतलब -7 दे रखा। AP मुझे पता नहीं है, माइनस BP को मैंने x मान लिया ऑलरेडी, माइनस का x उधर गया, प्लस का x, और पाइथागोरस प्रमेय लगाया, कंप्लीट कैलकुलेशन की, ये मेरे पास आ गया। और जब मैं इसको सॉल्यूशंस करूंगा तो मेरे पास A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू साहब 7 है, और C की वैल्यू -60 है। क्या ख्याल है आप लोगों का, बिल्कुल एक्स स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद। अब जब आप श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे तो इजी वे में ये आपको क्या दे देगा, उत्तर दे देगा। तो उत्तर में श्रीधराचार्य आप लगाएंगे तो उत्तर बनेगा x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √(b² - 4ac) अपॉन में क्या बनेगा, 2 है। क्या ख्याल है आप लोगों का, बिल्कुल। तो x क्या बनेगा, x बनेगा माइनस b का मान कितना, 7 प्लस माइनस b² यानी कि 7 का स्क्वायर -4 गुणा a गुणा माइनस का 60। ये पूरी कैलकुलेशन एक उसी सवाल में आ रखी है जो आपको पता है, ABC के मान रख दिए, ठीक है सर। तो x बराबर बनेगा, x बराबर -7 प्लस माइनस, क्या ये गुण 50 प्लस का 240/2 है क्या, ध्यान दें कैसे, 7 का स्क्वायर कितना, गुण 50, माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस 4 को 1 से गुणा करोगे 4, 4 को 60 से गुणा करोगे 240, और जब आप वैल्यू लेंगे तो x बराबर -7 प्लस माइनस √(, गुण 50 और 240 हो जाएगा 200 गुण 90, बटा में कितना आएगा, 2। तो x बराबर -7 प्लस माइनस, क्या मैं इसको 17 कह दूं, 200 गुण 90 17 का ही तो होता है, बटा में 2। ये आपके पास एक्चुअल में x आ गया। मुझे लगता है आपको 2 भागों में बांटना चाहिए, बिल्कुल 2 भागों में, एक बार धनात्मक चिन्ह और एक बार ऋणात्मक चिन्ह। बांटू में इसको, देखो ध्यान देना इधर, जब आप धनात्मक चिन्ह लेंगे तो x आपको आएगा -7 प्लस का 17 बटा में 2, तो x का मान आ जाएगा कितना, 10 बटा में 2। तो मैं कह सकता हूं x का मान कितना बना सर, 5 बना। जब माइनस लेंगे तो x बराबर -17 माइनस का 17 बटा में 2, तो x बराबर माइनस का 24 बटा में 2 और x बराबर -12। ये मान संभव नहीं है, लिख देना। क्यों, क्योंकि हमने तो कोई दूरी मानी है, दूरी तो हमेशा धनात्मक होती है, दूरी कब से ऋणात्मक होने लगी, हो सकती है कि दूरी कभी ऋणात्मक, नहीं भाई। इसका मतलब x का मान है 5। अगर x का मान 5 है तो मैं एक लाइन यहां लिख रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान देना, जगह नहीं है मेरे पास। आप लिखेंगे अतः मुझे AP चाहिए, क्या चाहिए, AP। तो AP का मतलब है x + 7 यानी कि 5 + 7 यानी कि 12 मीटर। क्या ख्याल है, सही है। और अगर मुझे BP चाहिए, BP का मतलब x कितना, 5 मीटर। ये इस सवाल का आपके पास आया फाइनल उत्तर।
ये सवाल का क्या है आपके पास फाइनल उत्तर। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, किताब वाले ने बहुत थोड़ी सी लैंग्वेज में आपको ना प्रॉब्लम करवाई होगी, बाकी सिंपल सा काम है। जो बातें हमने बोली लिखते गए, उत्तर आगे। 2 मान है, x का मान 5, x का मान -12। -12 संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती, दूरी हमेशा ही धनात्मक होती है, ये तो संभव नहीं है। ये संभव है, इसका मतलब AP है x + 7 यानी 5 + 7 12 मीटर, BP है x यानी कि 5 मीटर। ये हो गया इस सवाल का सोल्यूशन। बच्चों की थोड़ी सी हवा रहती है, और थोड़ा सा अगर आपको हार्ड लगे 2-3 बार आप रिवीजन करेंगे, 2-3 बार, 1 बार 2 बार देखा देख करेंगे, 1 बार बिना देखे करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नो टेंशन रहिए आप, ठीक है, हो जाएगा, इजी वे में हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार की नहीं आएगी। उम्मीद है प्रत्येक विद्यार्थी को बात समझ में आनी चाहिए। आप BP को x मान रहे हो, आप चाहो तो AP को मान लेना x। अगर आप AP को x मानेंगे तो BP क्या बनेगा, आप सबको पता है, x - 7 बनेगा, क्योंकि प्लस का 7 इधर आएगा, ये माइनस का BP उधर जाएगा, तो x - 7 बनेगा। इतना ही फर्क है। अगर आप AP को x मान लोगे तो BP बन जाएगा x - 7, और BP को x मान लोगे तो AP बन जाएगा x + 7। कोई फर्क नहीं। बाकी पाइथागोरस प्रमेय, जब लंब, आधार और कर्ण की बात चलेगी, आपको समकोण त्रिभुज दिखाई देगा तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कैलकुलेशन करते गए, ABC के मान मिले, श्रीधर आचार्य सूत्र लगा, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन, 17 में से 7 गया, 10/2, 10/2 का मतलब 5, -7 और -17, जब दो संख्या माइनस में होती है जुड़ती है, लेकिन चिन्ह किसका रहता है, माइनस का। माइनस का 24/2, x बराबर -12। -12 संभव नहीं है, क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये संभव नहीं है। क्रॉस लगा दिया, आप लिख देना, ये संभव नहीं है। x का मान 5 है, इसका AP का मान 12 मीटर, BP का मान 5 मीटर। उम्मीद है कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। एग्जाम्पल नंबर 8 हमने एकदम बढ़िया तरीके से कर लिया। आप इसका रिवीजन करना, 2-3 बार करना। अब एक एग्जाम्पल और बचा, एग्जाम्पल नंबर 9, वो करते हैं अगली स्लाइड में। तब तक आप एक बार इसको देखें, देख के डरना मत। आपको एक बात बताता हूँ, काम केवल यहाँ तक है। ये पाइथागोरस प्रमेय हमने लगाया, आपको पता है एग्जाम क्वेश्चन नंबर 4.2 का 5वां सवाल, वो कर्ण वाला दे रखा था, लंब, आधार, ऊंचाई, वो किया। इसके बाद ये पूरा एक कैलकुलेशन है जो हम करते आ रहे हैं, पिछले 10 दिनों से चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तब से ये हो रहा है। बाकी मेन जो चीज समझनी थी वो थी, BP को आपने x माना और AP - BP, ये अंतर 7 दे रखा, सवाल लिखा A से P की दूरी यानी AP, B की P से दूरी यानी कि BP, इन दोनों का अंतर 7 है। A और B से खंबे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो तो दोनों का अंतर 7 है। इसका मतलब AP आपको चाहिए, माइनस की जगह माइनस, BP को आपने ऑलरेडी x मान लिया, तो माइनस का x उधर जाएगा, प्लस का x, यानी AP बन गया x + 7। ये आपके पास एक्चुअल में किसका काम कर रहा है, आधार का, ये काम कर रहा है लंब का, ये काम कर रहा है कर्ण का। मान रखते गए, A + B का होल स्क्वायर ओपन किया, कैलकुलेशन की, यहाँ के बाद 2 कॉमन लिया, क्योंकि छोटा बनाना समीकरण, और ये समीकरण एज इट इज वहां रखा। आपको बताओ तो सेम टू सेम समीकरण, कोई फर्क नहीं, यहाँ थोड़ा सा फर्क आया था, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन की, ये द्विघात बना, A का मान, B का मान, C का मान, श्रीधर आचार्य, प्लस माइनस वाला संभव नहीं है, प्लस वाला संभव है। AP कितना, x + 7 यानी 5 + 7 12 मीटर, BP कितना, x यानी कि 5 मीटर। उम्मीद है कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। ये हमने कर लिया एग्जाम्पल नंबर 8 का सॉल्यूशंस। अगली स्लाइड में करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 आपको क्या कह रहा है, एक आपको समीकरण दे रखा है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मैं आपके सामने लिखता हूं। द्विघात समीकरण है आपके पास 3x² माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर है 0। अब होता क्या, ज्यादातर बच्चों को ऐसा आता है कि जब अपोन में होता है तो आप ज्यादातर एलसीएम लेते हैं। आप इसमें एलसीएम लेके करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और बिना एलसीएम करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इजी वे में हो जाएगा। अब आपको उसे एलसीएम कहाँ लेना, जब आपको गुणनखंड विधि लगानी हो ना, तब तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो पहला लास्ट सेम रखना पड़ता है। गुणा करने पर ये आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर ये आना चाहिए। इसमें विविक्ति घर में, श्रीधर आचार्य में आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं उसके पीछे का रीजन बता देता हूँ, क्योंकि कट जाएगी सारी वैल्यू। तो ध्यान दें, क्या आपके पास ये समीकरण है, और यहाँ से आप स्पष्ट कह सकते हैं कि यहाँ A का मान देखो, x² का गुणांक कितना है, 3 है, बिल्कुल। B क्या, x का गुणांक यानी -2, और C है आपके पास 1/3। क्या ख्याल है, x² का गुणांक A, x का गुणांक -2B, और C हो गया अचर। आपको बोला का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए। क्या होता है विविक्तिकर, विविक्तिकर होता है साहब D बराबर B² - 4AC। अब D बराबर B² - 4AC होता है। अब उसकी हम वैल्यू निकालेंगे, जब वैल्यू निकालेंगे तो हमें 3 प्रकार के B² - 4AC 3 प्रकार के मान दे सकता है। या तो वो मान धनात्मक देगा, तो धनात्मक देगा तो हम बोलेंगे उसके जो मूलों की प्रकृति, मूल वास्तविक और क्या है, भिन्न भिन्न है। B² - 4AC मान 0 भी दे सकता है, और जब 0 देगा तो हम कहेंगे मूल क्या है, वास्तविक और क्या है, बराबर है। और वो B² - 4AC आपका ऋणात्मक मान भी दे सकता है। इसका मतलब उस कंडीशंस में हम कहेंगे कि वो आपके क्या है, मूल वास्तविक नहीं, इसका मतलब मूल काल्पनिक है, मूलों का अस्तित्व ही नहीं। मूलों का अस्तित्व कब होता है, जब B² - 4AC का मान या तो 0 है या 0 से बड़ा है, मतलब धनात्मक मान है। क्या क्या बोला इसने,
द्विघात समीकरण का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक है दोनों ज्ञात कीजिए। वैसे भी पता है मूल वास्तविक है तो ही ज्ञात हो सकते हैं। श्रीधराचार्य वास्तविक के लिए लगता है, काल्पनिक के लिए लगता ही नहीं, क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ गया, वो वहीं खत्म कर देगा सवाल को, वो आयोटा बना देगा, वो 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स में घुस जाएगा। 10th क्लास में वास्तविक है तो आप श्रीधराचार्य लगाइए, वरना वहीं रुक जाइए। ठीक है, ये हुआ। आप लिखेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण का विविक्तिकर, द्विघात समीकरण का विविक्तिकर, सुनिएगा साहब क्या कह रहा हूं ना, पूरी बात है। विविक्तिकर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है साहब, यही होता है, बिल्कुल मान रखो। तो d बराबर b का मान कितना, -2, बिल्कुल -2 का स्क्वायर, -4 गुणा a कितना है, a है 3 और c कितना है 1/3। क्या ख्याल है, सही बात है, बिल्कुल। तो d बराबर माइनस का स्क्वायर हमेशा ही प्लस होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस, क्या साहब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल। और यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा, और d का मान कितना आ गया सर, 0 आ गया। और जब जब d का मान 0 आएगा तो आप कहेंगे मूल वास्तविक और क्या है, बराबर है। d का मान 0 आते ही आप क्या कहेंगे, मूल वास्तविक और क्या है, बराबर है। तो आप लिखेंगे अतः मूल वास्तविक व बराबर होंगे, मूल वास्तविक व बराबर होंगे। ठीक है, और आगे बोला यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। आप लिखेंगे वास्तविक हो गया, आप लिखेंगे अतः श्रीधराचार्य सूत्र से, अतः श्रीधराचार्य सूत्र से। कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा हमें, श्रीधराचार्य सूत्र। क्या कहता है श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। एकदम सही बात है, बिल्कुल। तो यहां से आपके पास x बराबर बनेगा माइनस b की वैल्यू, b कितना है, -2 है। देखो फॉर्मूले में माइनस है, फिर माइनस है, तो ये -2 ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ठीक है साहब, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर -4 गुणा a कितना है, ओ हो साहब मुझे कहाँ जरूरत है मान रखने की, बी स्क्वायर -4ac तो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं ना, कितना 0। तो रूट के अंदर डायरेक्ट मुझे क्या पुट करना चाहिए, 0। बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, बिल्कुल। वहां बी स्क्वायर -4ac का मान नहीं निकालना है, क्यों, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। बी स्क्वायर -4ac कितना आया, 0। तो सीधा डायरेक्ट पुट करो, क्यों वैल्यू कैलकुलेशन कर रहे हो। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, और प्लस माइनस 0 का अंडर रूट 0 होता है, और बटा में कितना हो गया 6। ये आपके पास फाइनल समीकरण बना, 2 भागों में डिवाइड कर दो। ठीक है सर, अभी करते हैं 2 भागों में, ये 2 भागों में। एक बार कौन सा चिन्ह, आप कहेंगे सर एक बार आपको प्लस का चिन्ह लेना पड़ेगा दोनों के बीच में, ये देखो प्लस, और एक बार आपको लेना चाहिए ऋणात्मक चिन्ह, एक बार धनात्मक चिन्ह और एक बार ऋणात्मक चिन्ह। लो सर, तो x बराबर 2 + 0 बटा में 6, और ऋणात्मक चिन्ह का मतलब 2 - 0 बटा में 6। अब किसी संख्या में 0 जोड़ोगे तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है, 0 घटा रहे हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो x बराबर कितना आया, 2/6। क्या काट छांट करूंगा तो 1/3 मिलेगा मुझे, बिल्कुल। और x बराबर ये भी मिलेगा आपको 2/6, और x बराबर हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से मान आपको मिला है x बराबर 1/3, यहाँ से भी मान मिला 1/3, और वो तो मिलना ही चाहिए। क्यों, आपने लिखा साहब वास्तविक और क्या है, बराबर, तो फोटोकॉपी नजर आनी चाहिए, शकल तो सेम होगी ना। बोलो साहब, कोई समस्या है क्या किसी प्रकार की, कोई समस्या नहीं। ये हमने इस उदाहरण के साथ में जो आपके 14 चैप्टर है ना, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अब आप किसी व्यक्ति को पक्का कह सकते हो साहब हमारे चैप्टर पूरा क्लियर है। क्या बोल सकते हो साहब, हमारे चैप्टर पूरा क्लियर है, कोई डाउट नहीं रखा सर ने। कैसे डाउट रहेगा, पहले उसका कंसेप्ट समझाया नहीं समझाया, बिल्कुल समझाया। फिर उसके नोट्स लिखवाया नहीं लिखवाया, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिखवाए। फिर 4.1 का एक सवाल, 4.2 का एक सवाल, 4.3 का एक सवाल करवाया नहीं करवाया, आप कहेंगे सर बिल्कुल करवाया। क्या 4.1 का एक एग्जाम्पल हुआ, बिल्कुल हुआ। क्या 4.2 का एक एग्जाम्पल करवाया, बिल्कुल किया। क्या 4.3 के एक एग्जाम्पल आपको बोर्ड पर करवाए गए, बिल्कुल करवाए। और तो और क्या चाहिए आपको, बढ़िया सी स्टडी टेबल बनी हुई आपके सामने, उस पर बैठो, उसका रिवीजन करो, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, इतना ही तो काम करना है। इसको ही आप बहुत समझ रहे हो, तो ये तो काम चलेगा नहीं ना।
बोझ नहीं समझे, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उनका रिवीजन करो। रिवीजन से काम आसान होगा, बाकी किसी से ही नहीं होगा। कितने किसी टीचर से पढ़ लो, चाहे आप ये हजारों टीचर से पढ़ लो, डेली किताब में कितनी पढ़ लो, नहीं। एक टीचर फॉलो करो, एक बार कंसेप्ट समझो, 1000 बार रिवीजन करो। कितनी बार? 1000 बार। जितनी बार याद नहीं होता, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, जब तक सवाल नहीं होता है ना, तब तक उसका पीछा मत छोड़ना। आप लो आराम से। मैथमेटिक्स आपको आएगी नहीं, मैथमेटिक्स आपके ज़हन में बैठ के दौड़ने वाली, इतनी गजब की मैथमेटिक्स है। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ABC पहचाना, अभिव्यक्ति कर निकाला, सिरदराचार सूत्र लगाए, दोनों मान आ गए आपके पास। और इस उदाहरण के साथ में हमने 4.3 के तीनों उदाहरण कर लिए, 7, 8 और 9। और अब आपका जो द्विघात समीकरण है एकदम पूरा कंप्लीट है। किसी प्रकार का कोई बच्चे को डाउट होना ही नहीं चाहिए, किसी प्रकार का। क्या है, क्या कोई डाउट? नहीं। आप कहेंगे सर कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमें एकदम बेहतरीन तरीके से चीज़ें हुई है और मेरी मेहनत की है ना। अब आपने कितना काम किया कितना नहीं किया वो तो आपके भरोसे है, बाकी मेहनत काम कर दिया, मोटिवेट भी किया है आपको, बीच बीच में थोड़ा सा आपको बोला भी है, कड़वी बातें भी की है, तो ये तो होगा, बिल्कुल होगा ना। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, टेंशन से चीज़ें मुश्किल होने वाली, ये ध्यान रखना। आराम से मस्त हो गए, पर अपना कर्म करना है यार, कर्म सबसे बड़ा होता है। आप फल की वैसे भी चिंता क्यों कर रहे हो, आपको आगे क्यों कर रहे हो, आज का देखो ना। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और इन सब का रिवीजन आप कर लेना। कल की क्लास में, आने वाले दिनों में आपको पता कौन सा चैप्टर आ रहा है? समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्टकट में AP बोला जाता है। उस समांतर श्रेणी का आज तक आपने एक वर्ड भी नहीं सुना होगा। प्रथम पद, सार्वंतर, एनवा पद, पदों का योग वगैरह पढ़ा है क्या? नहीं। ये जो 4 चैप्टर मैंने करवाए, उसमें कुछ ना कुछ चीजें आपको 10%, 20% तो 9th क्लास 8th क्लास में कुछ ना कुछ पढ़ी है, बट समांतर श्रेणी का आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो 4 चैप्टर का एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन करके रखना। नया चैप्टर नए जोश और जुनून के साथ एकदम बेहतरीन तरीके से एक एक लैंग्वेज, एक एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे पहले, फिर उसके एक एक क्वेश्चंस है ना, नोट्स लिखेंगे, एक एक एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चंस। हम एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चलने वाले हैं और मजा आएगा। जिन लोगों को लगता है ना समांतर श्रेणी कि बहुत हार्ड है, मैं गारंटी लेता हूँ आपको चैप्टर पढ़ने के बाद 10 दिनों के बाद आपको ये रियलाइज हो जाएगा वाकई समांतर श्रेणी बहुत सिंपल सा चैप्टर है। आगे कहानी समझ में बिल्कुल कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ये आराम से कर लें। नए चैप्टर की बात नए दिन में करेंगे, अभी भूल जाओ, जिस दिन आएगा उस दिन। अभी आपका काम है 4थे चैप्टर के 9 एग्जाम्पल मैंने करवाए, बिना दे के सोल्व करना। क्या करना? बिना दे के। कर लोगे ना? बिल्कुल कर लेना। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, उनसे इनका सबका रिविजन कीजिए। मैं लाता हूँ आपके लिए नई क्लास नए दिनों में, जो भी नया दिन आएगा है ना, जिस दिन वीडियो बनेगा उस दिन आ जाएगा। कल की क्लास ही होगी, टेंशन क्यों ले रहे हो, नए दिन ही आएगा। ठीक है, 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी, तो थोड़ा बहुत उसको पढ़ के रखना। जो NCERT भूमिका उसने दे रखी है 5.1 से पहले तो कुछ पढ़ोगे, तो मैं कुछ बोलूंगा तो आपको मजा आएगा। हम इस बार अलग अलग करेंगे है ना, 5.1 का अलग नोट्स लिखेंगे, पहले कंसेप्ट समझे, फिर नोट्स लिख के, फिर 5.1 का एग्जाम्पल करेंगे, फिर सवाल करेंगे, फिर 5.2 के नोट्स पढ़ेंगे, और 5.2 के नोट्स पढ़ने के बाद 5.2 के एग्जाम्पल करेंगे, फिर सवाल करेंगे। हाँ, चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, सवाल ज़्यादा है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम कर लें, आराम से कर लें, कोई टेंशन है ही नहीं हमें, तो है ना, टेंशन लेनी ही नहीं। उम्मीद है आपको ये जो लेक्चर्स आज मैंने लिया आपको पसंद आया होगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, नई क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर्स के साथ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।